हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए केबीसी नैनो की जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन के कुल 100 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले इस बुक के और भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाटककार। भवभूति, हस्तिमल्ल और क्षेमेश्वर ये तीनों ही नाटककार थे। 8वीं सदी के विद्वान भवभूति ये संस्कृत में लिखे अपने नाटकों और कविताओं के लिए विख्यात थे तथा उनके द्वारा लिखित नाटक मालती माधव प्रसिद्ध है। वहीं हस्तिमल्ल ये होयसल राज्य में रहने वाले एक जैन नाटककार थे तथा क्षेमेश्वर ये भी एक नाटककार थे जिन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। नेक्स्ट है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो इन दोनों का संबंध मारवाड़ से था। जैता और कुंपा ये अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे तथा मारवाड़ के शासक राव मालदेव के ये दोनों सेनापति थे तथा इन्होंने 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी के खिलाफ गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने बनारस में संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाहजहां ने। बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को शाहजहां के द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था तथा इन्होंने बादशाह से निवेदन करके बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो ये कथन गलत है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल कथन 2 सही है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था तथा 1935 के अधिनियम के तहत ही पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया था तथा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां ये गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी और इसके अलावा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके अलावा इस अधिनियम के तहत सिंध को बॉम्बे से तथा ओडिशा को बिहार से पृथक करके 2 नए प्रांतों का गठन किया गया था और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का अधिकार पत्र तथा एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, ग्वालियर टैंक बंबई में। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो गाय को समझा जाता था, ऑप्शन बी। ऋग्वैदिक काल में गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था और इस काल में गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है न मारे जाने योग्य तथा इस काल में गाय से जुड़े बहुत से शब्द मिलते हैं जैसे कि गोपति राजा या मुखिया को कहते थे, गोधूली का मतलब समय होता था तथा दुहिता पुत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दंती दुर्ग ने। दक्कन में राष्ट्रकूट ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे तथा 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता मानने से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ नाम से एक अनुष्ठान किया था। नेक्स्ट है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम तेमुचिन था।
नेक्स्ट है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे तथा इन्होंने भारत में 4 महीने रहकर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए रिपोर्टिंग की और बाद में अपनी रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक पुस्तक में संकलित किया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबद्ध है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन नामक पुस्तक के लिए प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1930 में यरवदा जेल में उनकी कैद के दौरान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस डायरेक्शन में लिखी जाती थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि ये दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी तथा सम्राट अशोक के सहवाजगढ़ी और मानसहेड़ा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में ही लिखे गए हैं। नेक्स्ट है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैप्टन सिलिमन। तथा इस समय भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो ये किताब C.R. दास ने लिखी है, यानी कि चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बालपुत्र देव। बंगाल के पालवंशी शासक देवपाल ने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए थे। नेक्स्ट है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो हैदराबाद के निजाम ने बगावत नहीं की थी। नेक्स्ट है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये शासन के सिद्धांत और अभ्यास से संबंधित है, ऑप्शन बी। चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है और ये राजनीति से संबंधित है और इसके अंतर्गत शासन के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन किया गया है और इस पुस्तक को संस्कृत भाषा में लिखा गया है तथा इसी में कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया है जो कि इस प्रकार है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तथा अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे तथा इस पुस्तक में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्ष की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ था 31 दिसंबर 1600 में और अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 का था। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज था तथा मौर्यकालीन इतिहास जानने का ये महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, परगना, सरकार और सूबा, जिसके तहत सूबे का प्रमुख सूबेदार कहलाता था, सरकार का प्रमुख सैन्य अधिकारी फौजदार था तथा प्रत्येक सरकार कई परगनों में बटा हुआ था और परगने का प्रमुख अधिकारी शिकदार होता था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर चंद विद्यासागर। बेथुन ने 1849 में कोलकाता में कलकत्ता महिला विश्वविद्यालय के नाम से एक विद्यालय खोला जो बाद में हिंदू महिला विद्यालय और उसके बाद बेथुन विद्यालय के नाम से जाना गया तथा 1879 में इसे कॉलेज के रूप में विकसित किया गया था और इसी विद्यालय के सेक्रेटरी के रूप में ईश्वर चंद विद्यासागर जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आजीवकों ने। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे जिसमें सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा आदि प्रमुख है और आजीवक संप्रदाय इसके संस्थापक मखली गोशाल थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, V.S. वाकंकर ने।
और वीएस वाकंकर ने 1958 ईस्वी में इन गुफाओं की खोज की थी। और भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और वर्ष 2003 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को देश के पहले पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था तथा 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था तथा पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे। नेक्स्ट है, भारत अवस्थित है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत की उत्तर दक्षिणी सीमा 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम की सीमा 2933 किलोमीटर है। और वर्तमान में भारत के तट रेखा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है, जो कि पहले 7516 किलोमीटर थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंडवाना क्रम। देश के 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला का योगदान है। और गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, कान्हन घाटी, पेंच घाटी, सतपुरा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी, राजमहल कोयला क्षेत्र आदि। नेक्स्ट, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम का है। और असम में भारत में उत्पादित पूरी चाय का लगभग 50% से अधिक उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। और मैक्सिको जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट। तो ये पुलिकट झील के निकट स्थित है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित श्रीहरिकोटा ये इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि पुलिकट झील के पश्चिमी तट पर स्थित है। और इस द्वीप का नाम अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा पहाड़ियों से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और चंबल जो है मध्य प्रदेश के महू के पास विंध्य पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये यमुना नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है, सौर परिवार में सबसे तप्त ग्रह कौन है? तो वीनस है, यानी कि शुक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इडेफिक। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। वहीं क्लाइमेटिक का संबंध जलवायु से तथा टोपोग्राफी का संबंध स्थलाकृतियों से है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो ये हरियाणा में न्यूनतम है। और हरियाणा का शहरी शिशु लिंगानुपात 832 है और ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 835 है। वहीं समग्र रूप से शिशु लिंगानुपात 834 है हरियाणा का, तथा हरियाणा का कुल लिंगानुपात 879 है। नेक्स्ट है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। और ये जैव विविधता के संरक्षण, उसके महत्व और वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था, वर्ष 2000 में।
और इस तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि 22 मई 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अपनाया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मीथेन होता है और ये इसमें 80 से 90% तक पाया जाता है। और प्राकृतिक गैस में मीथेन के अलावा इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे अन्य हाइड्रोकार्बन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो इसमें सौर ऊर्जा ये पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करती है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा और कोयला ऊर्जा ये तीनों ही प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ये ऊर्जा का एक स्वच्छ और प्रदूषण रहित स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसके लिए लुडविग्स नहर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी घाट में स्थित अन्नाईमुडी है, जो कि केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेलोक्लाइन। और हेलोक्लाइन जल निकाय के उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां पर गहराई के साथ लवणता तेजी से बदलती है। थर्मोक्लाइन यह जल की तापमान प्रवणता को दर्शाता है। पाइक्नोक्लाइन यह जल के घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है तथा इसे इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वहीं कावेरी नदी को पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में है। लिपुलेख उत्तराखंड ये सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश ये भी सही है और पालघाट केरल ये भी सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है? तो इसे केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को केरल तथा कर्नाटक में आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि ये आमों के पकने में मदद करती है और ये मानसून पूर्व वर्षा है जो कि आमतौर पर अप्रैल तथा मई के महीने में होती है। असम तथा पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी कहते हैं। वहीं कर्नाटक के कुछ हिस्से में इसे कॉफी शावर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति को है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत। और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 131 में है। अपीलीय अधिकारिता ये 132 में है। परामर्शदात्री ये 143 में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो पर्यावरण का संरक्षण, ऑप्शन बी। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A तथा मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद 51AG ये दोनों पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A में है। अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A के में वर्णित है और समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है। वहीं सूचना का अधिकार ये भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)A के तहत मौलिक अधिकार है। काम का अधिकार ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। ये कथन गलत है। पंचायत जो है ये राज्य सूची का विषय है तथा राज्य स्तर पर ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों को राज्य विधानमंडल कानून के द्वारा परिभाषित करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। तो ऐसा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अनुसार कर सकता है जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक स्थिति के कारण खाली हो जाता है और उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तथा ये रिक्ति की स्थिति जो है ये 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार के रिट होते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इसके तहत कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तथा 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये जीवी मावलंकर के खिलाफ लाया गया था वर्ष 1954 में, किंतु ये प्रस्ताव असफल रहा था और मावलंकर अपने पद पर बने रहे थे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत स्पीकर का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से किया जाता है और ये चुनाव सदन में साधारण बहुमत से होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। तो पी.ए. सांगमा थे, ऑप्शन डी। और इन्होंने वर्ष 1996 से 98 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव ये एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें विपक्ष जो है वो लोकसभा में सत्तारूढ़ सरकार के बहुमत को चुनौती देता है और यदि यह प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है तथा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होता है और अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन नहीं निर्वचन होगा, मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। तो ये राष्ट्रपति को संबोधित होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन, इसकी जांच कौन सी समिति करती है। तो इसकी जांच लोक लेखा समिति करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन की जांच लोक लेखा समिति करती है और लोक लेखा समिति इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं और प्रायः विपक्षी दल के नेता को ही इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधान परिषद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए उपबंध कर सकती है और विधान परिषद एक अस्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा गया है वर्ष 2018 में।
रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा गया है। और बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट पर स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, जिसमें एक तरफ संविधान की अनुसूची है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषय है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, तो ये सही है। 10वीं अनुसूची ये दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता का प्रावधान है, इसमें ये भी सही है। 8वीं अनुसूची इसमें भाषाएं हैं तथा 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो ये गलत है। 9वीं अनुसूची में उन कानूनों की सूची है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, किंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जोड़े गए कानूनों को चुनौती दी जा सकती है। और राज्यसभा में स्थानों का आवंटन ये 4थी अनुसूची में है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसके लिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, तो ये सल्फोनेट हैं और ये साबुन के विपरीत कठोर जल में भी अच्छी तरह से घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, तो बैकेलाइट ये फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अर्थात कठोर होने के बाद इसे फिर से गर्म करके ढाला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है, तो दिए गए विकल्पों में चांदी विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक माना जाता है क्योंकि ये सबसे कम प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, चाइनीज़ खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में इनमें से क्या है, तो सिरका जो है ये एसिटिक एसिड है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। नेक्स्ट है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो ये ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट है, विद्युत सेल स्रोत है, तो ये विद्युत धारा का स्रोत है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की कुल ऊर्जा घट जाती है। इसका कारण यह है कि आबंध बनने की प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, तो तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर तय किए जाते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण उसकी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विशेष रूप से सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा निर्धारित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो इसमें लोहा होता है। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके केंद्र में लोहे का परमाणु होता है तथा यह प्रोटीन मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संग्रहित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है, तो इसमें प्लाज्मिड का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का उपयोग अक्सर क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है, तो एक्टीनियम ये नोबेल गैस नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन तथा रेडॉन ये सब अक्रिय गैस है। नेक्स्ट है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, तो इसमें विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है, डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी और जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। नेक्स्ट है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं या सब्लिमेशन। और संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ की गैस अवस्था ठंडी होने पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट है, साबुन ग्रीस को हटाता है, तो साबुन ग्रीस को पाइसीकरण के द्वारा हटाता है। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो इसमें ब्यूटेन प्रयुक्त होता है, C4H10। नेक्स्ट है, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है तथा आनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने
मटर के पौधे का उपयोग किया था। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि इसमें जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, टॉक्सवाइड। डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है जो कि कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है, और टॉक्सवाइड टीका डिप्थीरिया से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेग। और वेग एक सदिश राशि है जो वस्तु की चाल मीटर प्रति सेकंड के साथ साथ उसकी गति की दिशा को भी बताता है। नेक्स्ट है पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, यानी कि CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है और ये मनुष्यों तथा जीवों के लिए विषैली होती है, जो कि शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचने की क्षमता को बाधित करती है। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो इसके लिए विटामिन के प्रभावी होता है। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि अदरक में नोड और इंटरनोड होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में लगभग 65% ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इस तत्व की परमाणु संख्या 18 + 20 यानी कि 38 हो जाएगी। नेक्स्ट है आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, तो इसका मुख्य उपयोग भोजन को स्वादिष्ट बनाना है। नेक्स्ट है गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है, क्योंकि इनमें वसा की प्रचुरता होती है, ऑप्शन ए। और खाद्य तेलों में उपस्थित ट्रांस फैट कैंसर के कारक हो सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है, तो बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल 12 जिले स्थित हैं। बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों और 7 प्रमंडलों से होकर गुजरती है, और ये 12 जिले इस प्रकार हैं: बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। वहीं बिहार में गंगा नदी कोसी और मगध प्रमंडल से नहीं गुजरती है, तथा बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो पहली बौद्ध संगति राजगिरी या फिर राजगीर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, तथा इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो पहली बार यह व्याख्या आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट ये गुप्तकालीन वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय है, और इसी रचना में इन्होंने पृथ्वी के गोल होने तथा अपनी धुरी पर घूमने तथा प्रतिदिन सुबह और शाम होने की व्याख्या की है। नेक्स्ट है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में मुख्य रूप से बिहार के आरा जिले के जगदीशपुर से भाग लिया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो ये कादिराबाद दरभंगा में बनाया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? तो अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था। और केंद्रीय बजट 2025 में बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई थी, तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार का प्रति व्यक्ति GSDP 66,828 रुपये है।
और स्थिर मूल्य पे ये 36,333 रुपये है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य ये गया में स्थित है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये गोपालगंज में दर्ज किया गया है 1021, तथा बिहार में सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का दर्ज किया गया था 876। नेक्स्ट है, बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधान जाति के हिंदू। जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत बिहार में 1952 में संवैधानिक रूप से जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, फिर भी भूमि का नियंत्रण प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथ में रहा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।